चंबा के राजा चतर सिंह के शासनकाल की सबसे बड़ी घटना थी मुगल बादशाह औरंगजेब के फरमान की नाफरमानी। फरमान का मतलब था मुगलों का शाही आदेश और नाफरमानी मीन्स डिसओबे करना या पालन ना करना। 1678 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि चंबा के सभी मंदिरों को तोड़ दिया जाए। चतर सिंह ने न केवल नाफरमानी की बल्कि एक कदम आगे बढ़कर चंबा के सभी मंदिरों पर छत्र चढ़ा दिए। ये छत्र आज भी चंबा के मंदिरों पर देखे जा सकते हैं। उस समय के भारत में शिवाजी के बाद शायद ही कोई दूसरा राजा रहा हो जिसने इस प्रकार का साहस औरंगजेब के खिलाफ दिखाया हो। बाद में चतर सिंह किसी तरह से औरंगजेब के क्रोध को भी शांत करने में सफल रहा। इसके बाद चतर सिंह ने पंजाब के सूबेदार मिर्जा रियाज बेग, जो कि पहाड़ों में लूट खसोट किया करता था, जिससे न केवल पहाड़ी राजा बल्कि जनता भी त्रस्त थी, को पहाड़ी राजाओं का एक संघ बनाकर हरा दिया। चतर सिंह का जो साम्राज्य था वो आज के लाहौल स्पीति में स्थित चंद्राभागा नदी, जिसे आप चिनाब के नाम से जानते हो, तक फैला हुआ था। इसके बाद चंबा की गद्दी पर जो राजा विराजमान हुआ वह एक नाई को अपना मंत्री बनाए जाने के लिए काफी चर्चाओं में रहा। इस राजा का नाम था उदय सिंह। इसे नाई की पुत्री से प्यार हो गया, जिससे विवाह करने के लिए इसने उसके पिता यानी कि नाई को अपना मंत्री बना लिया। उदय सिंह के द्वारा नाई को मंत्री बनाए जाने पर इसके अधिकारी इससे नाराज हो गए और उन्होंने इसके चचेरे भाई उग्र सिंह को चंबा की सिंहासन पर बिठाया। उग्र सिंह ने राजा बनने के बाद अपने चचेरे भाई दलेल सिंह के भय से लाहौर के सूबेदार से सांठगांठ करके दलेल सिंह को लाहौर में बंदी बनवा दिया। उग्र सिंह का शुरू में शासन अच्छा रहा, किंतु बाद में इसकी अपने मंत्रियों से अनबन हो गई और उन्होंने दलेल सिंह को लाहौर के सूबेदार से 1 लाख रुपए देकर छुड़वाया। जब दलेल सिंह चंबा आ रहा था तो उग्र सिंह ने रावी नदी का पुल तुड़वा दिया तथा नगर में आग लगा दी। उग्र सिंह ने अपने पास कोई विकल्प न देखकर चंबा से भागना ही उचित समझा और चंबा का अगला राजा दलेल सिंह 1735 ईस्वी में बना। हालांकि दलेल सिंह ने भी जिस तरह उग्र सिंह ने उसके भय से उसे लाहौर में बंदी बनवाया था, दलेल सिंह ने भी उग्र सिंह के 2 पुत्रों उम्मेद सिंह और शेर सिंह को लाहौर के सूबेदार से सांठगांठ करके बंदी बनवा दिया। ये दोनों 13 वर्षों तक लाहौर की कैद में रहे। उम्मेद सिंह, यहाँ पे काफ़ी नामों में कन्फ्यूज़न है, आप इसको ध्यान दे लें। सबसे पहले था उग्र सिंह, उसका चचेरा भाई था दलेल सिंह, और दलेल सिंह ने उग्र सिंह के 2 बेटों उम्मेद सिंह और शेर सिंह को फिर लाहौर में बंदी बनवा दिया। अब जो ये उम्मेद सिंह था, इसका एक सेवक था जो रंग रूप में इसकी तरह ही था। एक दिन उस सेवक ने खुद उम्मेद सिंह के कपड़े पहनकर जेल में बैठ गया और उम्मेद सिंह को किसी तरह से वहां से भगा दिया। हालांकि उम्मेद सिंह बाद में फिर से पकड़ा गया, किंतु सूबेदार को पता चला कि चंबा का असली वारिस तो उम्मेद सिंह ही है, तो इसने चंबा की राजगद्दी हासिल करने में इसकी मदद की। उम्मेद सिंह 1748 से 1764 ईस्वी तक चंबा की गद्दी पर विराजमान रहा और इसने 1735 के बाद पश्चिम उत्तर भारत में यानी कि अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक हुई उथल पुथल का लाभ उठाकर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। अब जो ये यहाँ पे उथल पुथल हो रही थी, इसका कारण था ईरान के नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। अब देखो, मैंने आपसे कल कहा था कि हमारे राजा आपस में ही लड़ते रहते, तो आप देख लो ये कैसे चंबा के उग्र सिंह, उम्मेद सिंह आपस में किस तरह से कर रहे थे। और यही हाल जो हमारे बाद में मुगल हुए, इनका भी हुआ। ये भी आपस में ही लड़ रहे थे और जैसे हमारे राजा ये देखने में असमर्थ थे कि उनके सेनाओं पर ऐसे शत्रु आ खड़े हुए हैं जो उन्हें निगल जाएंगे, यही हाल मुगलों का हुआ। और ये भी ये देखने में असमर्थ रहे कि ऐसे शत्रु आ चुके हैं जो अब इनकी 300 सालों से बसी बसाई जो बादशाहत है इसको उजाड़ देंगे। इसमें सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वो था ईरान के बादशाह नादिर शाह का।
इसने 24 फरवरी 1739 को करनाल में, हाँ ये वही करनाल है जब आप चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर जाते हो, तो करनाल के युद्ध में इसने दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह, जिसे आप रंगीला बादशाह के नाम से जानते हो, इसे 3 घंटे में ही हरा दिया। इसके बाद मुगलों की ऐसी दुर्दशा हुई जिसकी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं करी होगी। इनके जो लेटर मुगल्स हुए, इनकी आंखों में लोहे की गर्म सलाखें डालकर आंखें फोड़ दी गई थी। अब जब ये नादिर शाह दिल्ली आया तो दिल्ली में क्या हुआ था कि लड़ाई के चलते चीज़ों की कीमतें पहले ही बढ़ गई थी और ऊपर से इन्होंने लूट सूट की, तो उससे कीमतें और बढ़ गई और दिल्ली की जनता भी परेशान थी। एक दिन क्या हुआ कि इसके नादिर शाह के कुछ सिपाहियों की दुकानदारों से बहस हो गई और उसी समय एक अफवाह फैल गई कि जो नादिर शाह है उसको उसके गार्ड ने मार दिया। जैसे ही ये अफवाह फैली, दिल्ली में भीड़ ने इसके लगभग 900 लोगों को मार दिया, या 900 सिपाहियों को भीड़ ने मार दिया। दिल्ली उस टाइम का दुनिया का सबसे बड़े शहरों में से एक था और इसकी आबादी लगभग 20 लाख थी। जब ये खबर नादिर शाह को मिली कि मेरे 900 सिपाहियों को मार दिया, तो उसने अगले दिन चांदनी चौक के आसपास कत्लेआम मतलब आम जनता को मारने का आदेश दे दिया। और यह कहा जाता है कि ये 58 दिनों तक दिल्ली में रहा था और इसने 30,000 लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया। चांदनी चौक की गलियों में खून की नदियां बही, मतलब बोलने के लिए नहीं, सच में खून बहा। आप खुद सोचो, 30,000 लोगों को इसने काट दिया तो कितना खून बहा होगा। और दिल्ली के लोगों को बचाने वाला कोई नहीं था। हैदराबाद का निजाम था निजामुल मुल्क। मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है तो उसमें एक सीन आता है जब टेंट में बाजीराव एक निजाम से मिलने जाता है और निजाम के पास शेर होता है और उनके बीच में डायलॉग होता है कि आपके इरादे तो आपकी आंखों से दिखते हैं, ये डायलॉग। तो वो जो था निजामुल मुल्क, ये दिल्ली आता है और नादिर शाह से दिल्ली के लोगों की जान की भीख मांगता है। तो नादिर शाह बोलता है कि ठीक है, लोगों की जान बख्श देता हूँ पर मुझे 100 करोड़ दे दे, आज की डेट के 100 करोड़। जैसे आज हम किसी से बोलें कि गलती हो गई माफ़ कर दो, सामने वाला बोले कि ठीक है माफ़ कर देता हूँ पर 100 करोड़ दे दे। निजामुल मुल्क के पास इतना पैसा था नहीं, तो दिल्ली के लोगों को लूटकर ये 100 करोड़ वसूला गया। ये कहा जाता है कि नादिर शाह ने यहाँ से इतना पैसा लूटा था कि ईरान जाकर उसने 3 सालों तक जनता से कोई टैक्स नहीं लिया, या टैक्स फ्री कर दिया था 3 सालों तक ईरान में उसने। ये अपने साथ कोहिनूर हीरा भी ले गया था और मुगलों का एक फेमस तख्ते ताओस, जिसे पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन भी बोलते थे, रतन जड़ित था, जिसको शाहजहां ने बनवाया था, इसे भी अपने साथ ले गया। दिल्ली की ऐसी दुर्दशा इससे पहले और इससे बाद कभी नहीं हुई। ये मुगल्स, या जब मैंने आपसे कहा था कि ये भी हमारे ही रंग में रंगे जो बाहर से आए थे, और जैसे हमारे राजाओं ने गलती की वही गलतियां इन्होंने की, आपस में ही लड़ते रह गए और बाहर से फिर से एक बार आक्रमणकारियों ने आके भारत को खूब लूटा। तो ये जो इम्पोर्टेंट बैटल थी, बैटल ऑफ करनाल, इसकी जो सिविल सर्विसेज के या जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस बैटल की डेट भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत की बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी। इसके अलावा इसी समय में आपने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी हुई जिसमें अंग्रेज जीत गए, और 1761 की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी जिसमें आपके मराठे हार गए। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ये डिसाइड किया कि भारत का राजा कौन नहीं बनेगा। देखो, मराठे तो हार गए, तो अब वो तो पूरे भारत पे राज करने की सिचुएशन में थे नहीं, क्योंकि उस मराठों के भी लगभग 40,000 लोग उसने बाद में जब उन्होंने सरेंडर कर दिया था तब मार दिए थे अहमद शाह अब्दाली ने। और अब्दाली भी अब इस कंडीशन में नहीं था कि भारत पे राज कर पाए। उधर से आप देखो, फिर अंग्रेज बैटल ऑफ प्लासी जीत गए और बाद में बैटल ऑफ बक्सर जीत गए। बैटल ऑफ बक्सर ने यह तय कर दिया था कि भारत पर अब कौन राज करेगा। तो कुल मिला के जो 1735 के बाद और 1765 तक का जो टाइम था, इसमें मुगलिया सल्तनत के परखच्चे उड़ गए। इसका फ़ायदा पहाड़ों में चंबा ने भी थोड़ा बहुत उठाया और कांगड़ा के घमंड चंद को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला, क्योंकि जब अहमद शाह अब्दाली वापस गया था तो उसने उसको जालंधर एरिया का
गवर्नर डिक्लेयर कर दिया था। चलो चाहे कुछ भी रहा, थोड़ा बहुत फ़ायदा सबको हुआ, पर इसका अल्टीमेट फ़ायदा हुआ अंग्रेज़ों को। और मैंने आपसे कल कहा था कि भाई अल्टीमेटली भारत बहुत लंबे समय तक आक्रमणकारियों के हाथ में रहा। अंग्रेज भी आक्रमणकारी ही थे, जिसका कारण ये था कि ना तो पहले हमारे राजाओं ने इतिहास से सीखा, और ना ही ये जो बाद में मुस्लिम्स आए थे या मुगल्स आए थे, इन्होंने भी इतिहास से कुछ सीखा।